बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने, और उसके जवाब में बड़ा ज़ोरदार मैसेज दिया है। पीटीआई ने अली ज़फ़र की तरफ से जवाबी थप्पड़ आया है। खान को जब अडियाला जेल में इत्तला दी गई कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत और आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाने वाली है इमरान खान के खिलाफ, आरफ अलवी के खिलाफ और कासम सूरी के खिलाफ, और जो बैरून मुल्क पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं उन पर गद्दारी के केसेस चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो एक बड़ा कहका लगाया खान ने और कहा कि इसका मतलब ये है कि अब इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं और वो जो इंतहा पसंदी के आखिरी मौके पर मरहले पर ये लोग पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद इनके पास रास्ता ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि अब ये इस आखिरी जो इल्ज़ामात हैं गद्दारी के, आर्टिकल 6 के और पार्टी को ही बैन करने के, वहां तक पहुंच गए हैं। यानी सफ़र तमाम हुआ, सियासी इंतकाम का और आखिरी मरहला शुरू हो गया है। ये आखिरी मरहले का फैसला कहाँ हुआ, कौन कौन लोग इस मुशावरत में शरीक थे कि अब आखिरी एटमी धमाका कर दिया जाए पीटीआई को और उसकी क़यादत को मलिया मेट करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही हम ये बताएंगे कि आर्टिकल 6 लगाने का तरीका क्या है और किसी सियासी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जाती है, किसी को गद्दार किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और इमरान खान ने इस हवाले से कहका क्यों लगाया। ये सारी एक्सक्लूसिव तफसील आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इमरान खान का जो जज के साथ मुकालमा है वो भी आज वायरल हो रहा है और उसके साथ साथ जो उनका कहका है वो कहा यह जा रहा था कि इस लड़ाई में आखिरी कहका इमरान खान लगाएगा, और आज वो कहका उसने लगा दिया है इनकी बेचारगी पर कि किस तरह आखिरी और हतमी ऐलानात किए गए हैं और इन्हीं ऐलानात के अंदर इनकी बेबसी और बेचारगी भी छुपी हुई है। ऐलान किया अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हमने फैसला कर लिया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हम रेफरेंस भेजने जा रहे हैं। भाई साहब, अगर फैसला आपने कर लिया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने जा रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो फिर आपका ये फैसले की क्या वैल्यू है, क्या औकात है। आप ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील या दरखास्त दायर करने जा रहे हैं कि वो पीटीआई पर पाबंदी लगाए, या हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और हम एक रेफरेंस भेजने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। भाई साहब, अगर फैसला आपने किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के जरिए करना है तो आप ये कहें कि हम एक सुप्रीम कोर्ट में केस अपील दायर करने जा रहे हैं, दरखास्त देने जा रहे हैं, एक केस दायर करने जा रहे हैं कि आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के खिलाफ, आरफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान के खिलाफ और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी के खिलाफ ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, और जो बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ अगर आपने गद्दारी का इल्ज़ाम गद्दार डिक्लेयर करना है और उसके गद्दार डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है उसको फिर आपने अमली जामा पहनाना है तो वो भी इख्तियार आपके पास नहीं है। आपने फिर अदालत से रजू करना है। किस अदालत से रजू करना है? जिसकी फुल कोर्ट के यानी 13 रुकनी बेंच के 8 जजेस आपके खिलाफ फैसला दे चुके हैं मखसूस नशिस्तों के केस में। अभी हाल ही में उस फैसले के खिलाफ भी अब आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो सारी जो गेंदें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में हैं। तो आपकी इस गीदड़ भभकी का इसलिए इमरान खान ने कहका लगाया कि ये धमकी भी नहीं है, ये तो एक गीदड़ भभकी है। किसी चीज़ का अब इनके पास इख्तियार नहीं रह गया। ज़राए का कहना है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आने के बाद अब नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला फैसला नजर आ रहा है कि 2-4 माह बाद
चंद हफ्तों बाद ये मामला अब उनके सर पर सवार हो जाएगा तो उन्हें अपनी जो नैया है, अपनी कश्ती है इक़्तिदार की, वो डूबती हुई महसूस हो रही है, चिराग बुझता हुआ महसूस हो रहा है अपने इक़्तिदार का। तो बुझने से पहले ये एक फड़फड़ाहट थी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनाब अता तारड़ साहिब की। ये मामला है नाज़रीन। उन्होंने कहा कि जनाब हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, हमारे पास प्रूफ है, हम सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस लेकर जा रहे हैं, सदर की तरफ से रेफरेंस भेजा जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लें कि सदर आसफ अली जरदारी ये रेफरेंस भेजने से इनकार कर सकते हैं, ऐसा कहना है पीटीआई पीपल्स पार्टी के ज़राए का। और ये भी इतला है कि जहां पर ये फैसला हुआ वहां इस बात पर बहुत देर बहस होती रही कि क्या जरदारी हमारे साथ है या डबल गेम खेल रहा है। तो इसलिए ये तय हुआ कि जरदारी को चेक करने के लिए एक रेफरेंस दायर करवाया जाए ईवान सदर के जरिए इमरान खान के खिलाफ, साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ, कासिम सूरी के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ कि ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं। इस तरीके से पीपल्स पार्टी जो अब तक खुद को इंतकामी कार्रवाइयों से अलग रख रही थी, उसे घेर कर इंतकामी कार्रवाइयों वाले इस सिलसिले में लाने की ये एक सोची समझी कोशिश है। और इस कोशिश से ये नजर आ रहा है कि एक पेज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं है। ज़राए का ये पहले से दावा है, इस हवाले से हम साबका वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि आसफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से खुद को अलग कर चुके हैं इस हुकूमत के अक़दामात के हवाले से। और पीटीआई को बार बार वो मैसेज भिजवा रहे हैं कि जनाब आपके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो एक के बाद नए केस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद नून लीग के जो खसूसी और चहीते लोग हैं उनका मुश्तरका फैसला है। और ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट और डीप इस्टेब्लिशमेंट भी इससे अलग थलग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन इंतकामी कार्रवाइयों से अलग थलग है। ये बार बार मैसेज दिए जा चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया है 8 के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 8 जजेस का, इसमें चूंकि 3 जज साहिबान का ताल्लुक कराची ग्रुप से था और कराची ग्रुप के बारे में ये समझा जाता है कि वो जरदारी का ग्रुप है, क्योंकि इतने तवील अरसे से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी राज है। इसलिए नून लीग को ये बात हजम नहीं हो रही कि तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने ताउन नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या इनके जो खासुल खास इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं नून लीग के, उनके साथ किसी के साथ भी उन्होंने ताउन नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि जरदारी ने ताउन नहीं किया खलूसे दिल के साथ। अब इसी चीज को चेक करने के लिए कि क्या जरदारी हमारे साथ है या डबल क्रॉस कर रहा है, अब ईवान सदर से कहा जाएगा कि वो ये रेफरेंस फाइल करें आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का। और ज़राए का कहना है कि आसफ अली जरदारी इस मुतालबे पर लैतो लाल से काम लेंगे, इसे लटकाएंगे और एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी, जिससे ये सिस्टम, ये गिरती हुई दीवार बिल्कुल लरजने लग जाएगी और ये कहा जाएगा कि जो सिस्टम है वो चल नहीं रहा। और जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ की कोशिश की जाएगी लगवाने की। ये है वो असल साज़िश जिसका हम साबका वीडियोस में आपको इशारा दे चुके हैं बड़ी तफसील के साथ कि आखिरी हल अब इनके पास यही है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और जो जियो और जंग के कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं वो पिछले चंद रोज़ से ये कवाली करने भी लग गए हैं कि जी अब मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ को उनके करीबी रुफ़का ने, कोर कमांडर्स ने और जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहों ने, उनके दीगर ताकतवर लोगों ने मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दे दिया है। ये दावा किया है
جیو نیوز اور جنگ اور دا نیوز سے تعلق رکھنے والے سینئر رپورٹرز نے اپنے ویلاگز میں یہ یعنی اعلانیہ اب یہ بات کہنا شروع کر دی گئی ہے کہ جناب مارشل لا لگ رہا ہے، اور آرمی چیف کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب کوئی عالمی برادری مخالفت نہیں کرے گی مارشل لا کی، کیونکہ امریکہ میں بھی ٹرمپ آ رہا ہے اور لیبر پارٹی جیت گئی ہے برطانیہ میں، اور عالمی برادری جو الجھی ہوئی ہے کئی جنگوں میں، اس کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام دنیا کے ممالک پر دباؤ ڈالتی پھرے، وہ اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے عالمی برادری۔ اس لیے آپ بسم اللہ کریں اور مارشل لا لگائیں، اور پاکستان میں بھی مصر والا سسٹم، مصر والا فارمولہ استعمال کیا جائے، کیونکہ مصر میں بھی مارشل لا لگا کر جو وقت کی حکمران پارٹی تھی اخوان المسلمون، اس کا تیا پانچا کر دیا، اس پارٹی کا بھی، اس کے اقتدار کا بھی، اور اس کا جو سربراہ تھا محمد مرسی سابق صدر، وہ جیل میں ہی دوران قید انتقال کر گیا۔ یعنی یہ پورا فارمولہ آخری اب راستہ، آخری آپشن ان کے پاس یہی ہے کہ عمران خان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، سیاسی حوالے سے بھی اور جسمانی حوالے سے بھی۔ ایک حملہ ان پر پہلے ہو چکا ہے اور اب انہیں جیل میں ہی شہید کر دیے جانے کے منصوبے بن رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن یہ دیکھ نہیں رہے، آنکھوں کے اندھے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر سنائپر نے جب کل فائر کیا تو انہوں نے تھوڑا سا ایسے خود اللہ کی طرف سے اس کا چہرہ ایسے گھوم گیا، اور جو گولی اس کے ادھر ماتھے پہ لگنی تھی وہ یہاں کان کو چھید کر چلی گئی، گزر گئی، اور وہ سمجھ لیں کہ چند انچوں کے فرق سے وہ ان کی جان بچ گئی۔ یہ جان بچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ عمران خان پر بھی آپ نے گولیاں چلائی تھیں، ان کی ٹانگ پر 3 گولیاں لگی، اگر وہ تھوڑا سا ایسے ہلکا سی اس کی جو کلاشنکوف ہے یا جو گن تھی وہ ہلکی سی بھی چند انچ نہیں، چند سوتر کا بھی فرق پڑ جاتا، چند سینٹی میٹر کا ایسے ہل جاتی تو وہ ساری گولیاں جو ٹانگ پہ لگی تھی وہ پیٹ پر آ کر لگنی تھی، کیونکہ اتنی دور سے ہلکا سا ہلے تو کافی آگے جا کر کئی فٹ کے اینگل کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے عمران خان کی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور جو دنیا کی وار انڈسٹری ہے اس نے ٹرمپ کی بھی جان لینے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی دنیا میں حکومت قائم ہے، جو اسلحہ ساز انڈسٹری ہے، اسلحہ ساز مافیا ہے دنیا کا، اس نے ٹرمپ کی بھی جان لینے کی کوشش کی اور عمران خان کا اقتدار بھی اسی نے ختم کروایا۔ اس لیے اب یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ دنیا جو کس طرف جا رہی ہے، عوام کس کے حق میں ہے۔ لیبر پارٹی بھی جنگ کے خلاف ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک روشن خیال سیاسی جماعت ہے۔ کنزرویٹو پارٹی ایک قدامت پسند ہے، جنگوں کی حامی ہے، اس کو بھی شکست ہو گئی ہے برطانیہ میں، اور جو ریپبلکن بظاہر کنزرویٹو ہیں لیکن قدرت نے ان کا دماغ بدل دیا ہے، ان کا لیڈر ایک ایسا شخص آ گیا ہے کہ جو جنگوں کا حامی نہیں ہے، اس وار مشین کا جو عالمی انٹرنیشنل وار مشین ہے، جو بڑی وار اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے وہ خلاف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں یوکرین کی جنگ بند کروا دوں گا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت لٹکانے کے فیصلے کا آپ دیکھ لیں گے کہ کیا تیا پانچا ہوگا، کیونکہ اس کا آغاز ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ صدر آصف علی زرداری اس ریفرنس کو بھیجنے کے حوالے سے کوئی بڑا عجیب و غریب موقف اپنائیں گے، اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک پیج پر نہیں رہا یہ موجودہ حکمران اتحاد، اور اسی انہیں کو چیک کرنے کے لیے یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہاں ہوا، ایسے سخت اور عجیب و غریب اقدامات کا اعلان کیوں کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور اس حوالے سے کہاں پر مشاورت ہوئی؟ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مری میں 2 دن اس پر غور و خوض ہوتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو آج پیر کے دن مسلم لیگ نون کی قیادت کا ایک اجلاس بلایا گیا تھا، مری میں مشاورت کرنی تھی کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس پر کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے اور کیا جوابی بیانیہ لانچ کیا جائے سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اور مریم نواز شریف کے ساتھ اور چند خاص الخاص
जो लोग थे ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते थे, खाकी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते थे, और सियासी जो ताकतवर ख़ास लोग हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं, उन सब से बड़ी तफसीली मुशावरत की जाती रही। ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ को इस बात का शक पड़ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग के साथ नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट ही PTI को मुख्तलिफ जज साहिबान के ज़रिए रिलीफ दे रही है। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा और बगावत की, और ये जो 8 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो फैसला दिया, इसके पीछे भी डीप इस्टेब्लिशमेंट की ही अपनी कोई सोच है, अप्रोच है। और इस हवाले से ये जो सारी एक नया गेम प्लान बन रहा है, अगले 10 साल की जो मुल्क की सियासत को एक नया रुख दिया जाना है सऊदी अरब चीन के दबाव पर, और अमेरिका के से भी अमेरिका की जो कुव्वतें हैं वो भी अब इसमें हम आवाज़ हो गई हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तानी राय आमा की जो बहुत बड़ी तादाद है उसकी इस हद तक जाकर मुखालफत करें कि कल पाकिस्तान में भी ईरान की तरह और अफगानिस्तान की तरह जो एंटी अमेरिकन राय आमा है वो बहुत 70, 80, 90% तक चली जाए, तो फिर उन्हें बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए गोल करना पड़ सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने भी अप्रोच अपनी नरम की है। सऊदी अरब और चीन तो पहले ही स्टैंड लिए हुए हैं कि हम मौजूदा हुकूमत को, शहबाज गवर्नमेंट को, इम्पोर्टेड टू सरकार को कोई ताउन नहीं देंगे। आपने देख लिया कि ना सऊदी अरब से कोई इमदाद आई है, ना कोई सरमायाकारी आई है, ना चीन से कोई इमदाद आई है, ना सरमायाकारी आई है, बल्कि जो रेलवे का प्रोजेक्ट जिसका बहुत शोर था उसके लिए भी सरमायाकारी से इनकार कर दिया है चीन ने। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसहाक डार चीन के दौरे पर दोबारा जा रहे थे वो दौरा भी मुलतवी हो गया है या मनसूख हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी हालत क्या हो गई है, यानी पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यानी इनके पास ना अब मुआशी हवाले से कोई ताकत रह गई है, ना सियासी और इंतज़ामी हवाले से। और गीदड़ भपकियाँ देखे क्या दे रहे हैं कि जनाब PTI पर हम पाबंदी लगा देंगे, हम आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान और साबिक सदर आरफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनाब आपके पास तो वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, उल्टी गिनती शुरू है और आप कार्रवाई करते फिर रहे हैं उस मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ, उस पर पाबंदी लगाने की धमकियां दे रहे हैं। आपने तो अमली पाबंदी तो आपने 8 फरवरी को PTI पर लगा रखी थी, उसका कोई निशान नहीं था। जिस मुल्क के अवाम ने 200-250 निशानात, कोई जूते का निशान, कोई बैंगन का निशान, कोई ताली का निशान, कोई किसी चीज़ का निशान, कोई स्त्री का निशान, उन निशानों में से ढूंढ ढूंढ के PTI के उम्मीदवारों को वोट दिए और वो 2/3 अक्सरियत ले गई। फॉर्म 45 के मुताबिक अगर आप फैसला होने देते तो इस वक्त 2/3 अक्सरियत ही PTI की इस मुल्क की कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी। तो आप किस दुनिया में रहते हैं? अली जफ़र ने बहुत जो ज़ोरदार सेनेटर अली जफ़र ने अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो तबसरा किया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रहते हैं कि जिस तरह के ये पाबंदी लगाने के और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने के ऐलान कर रहे हैं, इन्हें ये ही नहीं पता कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है और किसी साबिक वज़ीर आज़म या साबिक सदर या साबिक स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कैसे होती है। क्या वो अदलिया इनके कहने पर रिमोट कंट्रोल फैसले देगी, जो हाल ही में आपने देख लिया पिछले चंद माह के दौरान के किस तरह दिलेराना फैसले दे रही है और इनकी जो चहीती इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास हिस्सा है उसकी तरफ से की गई इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, ब्लैकमेलिंग के बावजूद, धमकियों और धौंस धांधली के बावजूद जज साहिबान डट कर खड़े हैं और PTI के खिलाफ मजीद इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अब बुझते चिराग की आखिरी लौ है जो अता तारड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है कि इमरान खान को जब इत्तला दी गई तो उन्होंने एक बड़ा ज़ोरदार कहका लगाया और कहा कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ साथ उनका जो मुकालमा हुआ है जज के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब, जो एक नया एक तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया है इमरान खान के खिलाफ, जब उस हवाले से
عمران خان اور بشرا بی بی کا ریمانڈ لینے کے لیے جج صاحب کے پاس پیش کیا گیا تو عمران خان نے کہا کہ جج صاحب آپ نے جان ایجنسیوں کو نہیں دینی، اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، تو آپ کچھ خوف خدا کریں اور فیصلے اس کے مطابق کریں۔ ایک پرائیویٹ خاتون کا، خاتون اول کا توشہ خانہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی سرکاری عہدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ الزام لگا سکتے ہیں تو وزیر اعظم پر لگا سکتے ہیں، توشہ خانہ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان پر لگا سکتے ہیں، کسی کابینہ کے بندوں پر لگا سکتے ہیں، کسی کی بیوی پر جو ایک نجی حیثیت ہے، 100% نجی حیثیت ہے، اس کو بھی آپ توشہ خانہ میں رگڑ رہے ہیں اور اسے یعنی آپ کسی طریقے سے جیل میں رکھنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بڑے زوردار انداز میں کہا کہ جناب بادشاہ سلامت کے کہنے پر، جنگل کے بادشاہ کے کہنے پر میری بیوی کو بھی اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا اس شخص کی، جنگل کے بادشاہ کی، جب میں وزیر اعظم پاکستان تھا، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اسے توسیع دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آج بڑی کھل کر خان نے باتیں کی ہیں، اس پر پھر ایک علیحدہ ویڈیو بھی ناظرین بنائیں گے۔ آج عطار تارڑ کی اس گیدڑ بھبکی تک محدود رہتے ہیں، اور جو ان کی بے بسی ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی کیس نہیں رہ گیا، اس لیے اب یہ ذریعہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور آرٹیکل 6 کی کارروائیاں کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کا کوئی ان کے پاس قانونی اور آئینی اختیار نہیں ہے، یہ صرف صدر زرداری کو چیک کرنے کی کوشش ہے، اور اس میں بھی انہیں منہ کی کھانا پڑے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔